नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके एमपी में आईटीआई में जो मासिक टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट, उसका जो 10 टेस्ट होते हैं उसमें जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था आपका अगस्त महीने का, तो उसके बारे में उस पेपर का अपन पूरा एनालिसिस करेंगे। उसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 ही क्वेश्चन के मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि 20 ही क्वेश्चन के सही आंसर कौन से हैं, और साथ ही साथ 20 क्वेश्चन में जो 4-4 ऑब्जेक्टिव होते हैं उस हिसाब से 20 क्वेश्चन के 80 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हम 80 टॉपिक पे आज बात करेंगे। इस हिसाब से आपके काफ़ी सारे जो है डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, और आपको 80 टॉपिक पे बात हो जाएगी तो बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और चूंकि आपकी एग्जाम में कुल 38 क्वेश्चन आएंगे, तो 38 क्वेश्चन के लिए हम 80 टॉपिक प्रति पेपर पे बात करेंगे। तो 10 पेपर में हम 800 टॉपिक पे बात हो जाएगी हमारी। तो जब हमारा 10 पेपर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे एनालिसिस पे, तो आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और इसके आधार पे आपको आराम से आप 38 क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी द रिजल्ट ऑफ यूजिंग अ मशीन इन द एब्सेंस ऑफ नॉट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। संपूर्ण जानकारी न होने के अभाव में किसी मशीन को प्रयोग करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो अगर संपूर्ण जानकारी नहीं है तो किसी भी मशीन को हम यूज़ करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, ये बात आप और हम सभी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट है कि एक्सीडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल डज वन एंड ऑफ द स्क्राइबर, स्क्राइबर का एक सिरा कितने कोण पर मुड़ा होता है। तो स्क्राइबर का एक सिरा कितने कोण पर मुड़ा होता है, इससे पहले हम ये जानते हैं कि स्क्राइबर क्या होता है। तो स्क्राइबर क्या होता है, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है, मार्किंग औजार है, जिसकी सहायता से किसी भी धातु पर मार्किंग की जाती है, लाइनें खींची जाती है। जिस प्रकार से पेंसिल से हम कागज़ पर लाइन खींच सकते हैं, ड्राइंग शीट पर लाइन खींच सकते हैं, उसी प्रकार स्क्राइबर की सहायता से हम किसी भी धातु पर लाइन खींच सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्क्राइबर इंजीनियर की एक पेंसिल है। और स्क्राइबर 4 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट स्क्राइबर यानी कि सीधा स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, बैंड स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। तो जो स्ट्रेट स्क्राइबर यानी कि सीधा स्क्राइबर जो होता है वो सीधा होता है, और बैंड स्क्राइबर में इसका एक सिरा मुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए एक सिरा मुड़ा हुआ है इसका, और इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि स्क्राइबर का एक सिरा कितने कोण पर मुड़ा होता है। तो 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। ये हमारा सही आंसर है। इसके अलावा एक एडजस्टेबल स्क्राइबर होता है जिसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, और चौथा होता है ऑफसेट स्क्राइबर जो कि आपके हाइट गेज में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ह्यूमन नेचर व्हाट इज़ स्पेसिफिक नेचर। तो एक मानव प्रकृति में एक स्पेसिफिक प्रकृति क्या है। तो मानव की प्रकृतियाँ क्या होती हैं, जैसे कि गुस्सा आना, दया आना, ये मानव की जो है स्पेसिफिक प्रकृति है। इसी प्रकार जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा भी एक स्पेसिफिक प्रकृति है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा, जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, विच फैक्टर आइसोलेटेड द फायर ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग। यानी कि कौन सा कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है, मतलब कौन सा कारक। तो यहाँ पर पूछने का तरीका ये है कि जब हम कंबल से आग को ढक देते हैं तो ऐसा क्या होता है, उस प्रोसेस का क्या नाम है जिससे हम आग बुझा सकते हैं। तो आग बुझाने के 3 तरीके हैं जिनको हम एक एक करके समझते हैं। एक है कूलिंग, दूसरा है स्मूदरिंग और तीसरा है स्टार्विंग। यहाँ ऑप्शन नंबर पहला है कूलिंग। तो कूलिंग क्या होता है कि आग पानी के द्वारा ठंडा करना, रिमूवल ऑफ हीट यानी कि जो तापमान है उसको कम करना, उसको हटाना। तो बेस्ट जो कूलिंग मीडिया है वो है वाटर। तो पानी के द्वारा ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठंडा करना मतलब आग पे पानी डालना, कूलिंग कहलाती है। तो इसके साथ हम आग बुझाते हैं। दूसरी प्रोसेस है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग क्या होता है कि किसी भी लगी हुई आग को
ऑक्सीजन से अलग करना, यानी कि या तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिशत कम करना या ऑक्सीजन से पूरी तरीके से उसका संपर्क काट देना ही क्या कहलाती है, स्मूदरिंग। तो जब हम कंबल से किसी भी लगी हुई आग को ढक देते हैं तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो आग बुझ जाती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्मूदरिंग। तीसरी प्रक्रिया है स्टार्विंग। स्टार्विंग प्रक्रिया में क्या होता है कि ईंधन को आग से अलग हटाया जाता है, यानी कि जो चीज़ जल रही है उसे हटाना रहता है। जैसे कपड़े जल रहे हैं तो हम कपड़े को हटा देंगे, कपड़ों को हटा देंगे। अगर कोई ईंधन जल रहा है तो ईंधन को हटा देंगे, लकड़ी जल रही है तो लकड़ी को आग से हटा देंगे, उससे आग बुझ जाएगी। तो ये सारी प्रक्रियाओं के फ़ोटो आपको यहाँ दिखाए गए हैं। ये है स्टार्विंग प्रोसेस, इसमें आप देखिए ये जो चीज़ें जल रही है इनको हटा रहे हैं। ये है स्मूदरिंग प्रोसेस, जिसमें जो कंबल से आग को ढका जा रहा है, और ये है स्मूदरिंग, ये भी स्मूदरिंग प्रोसेस है। और स्टार्विंग और कूलिंग यानी कि पानी छिड़कना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्राई स्क्वायर कट इज़ प्लेस्ड अंडर द बॉटम ऑफ द ब्लेड, यानी कि ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट क्यों रख दिया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट दिया जाता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे कट है, यहाँ पे ये कट क्यों दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। काय के लिए दिया जाता है, जॉब को कॉर्नर पर स्थान देने के लिए। अब ट्राई स्क्वायर क्या है, ट्राई स्क्वायर एक मार्किंग एंड चेकिंग औजार है, मार्किंग और चेकिंग औजार है। इसकी सहायता से हम 90 डिग्री पर लाइनें खींच सकते हैं। किसी जॉब के जो कोने हैं वो 90 डिग्री पे है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम फ्लैटनेस तथा स्क्वायरनेस भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक मार्किंग तथा चेकिंग औजार है, और इसमें जो यह कट दिया जाता है ये कॉर्नर को स्थान देने के लिए दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। हाँ, और दूसरे क्वेश्चन में जो प्रोसेस है यहाँ पे दिया था स्मूदरिंग, चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा, स्मूदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्लेड टाइटन इन द हेक्सा फ्रेम, यानी कि हेक्सा फ्रेम में जो ब्लेड कसी जाती है वो कौन सी नट की सहायता से कसी जाती है। तो वो कसी जाती है आपकी विंग नट की सहायता से। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड कैसे कसी जाती है, विंग नट की सहायता से। आपने देखा होगा कि ब्लेड लगा के हम जिस नट से कसते हैं वो होती है विंग नट, ये वाली नट। अब यहाँ पर ऑप्शन है पहला टी नट, दूसरा विंग नट, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा है हेक्सागोनल नट, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे नट के प्रकार हैं, आप देखिए यहाँ पे ये है हेक्सागोनल नट, ये हैवी हेक्सागोनल नट, ये नायलॉन इंसर्ट लॉक नट, ये जेम नट। इस तरीके से नट के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनको आपको पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल अभी विंग नट से संबंधित आया है। इसी प्रकार से इन सभी नटों से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मोस्ट IMP नट जो है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये बहुत सारे प्रकार हैं, इनके प्रकारों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे एक केप नट है, ये कैसल नट है, कपलिंग नट है, फ्लैंज नट है, हैग्स फिनिश नट है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट में ये इसमें बोल्ट के प्रकार बताए गए हैं। बोल्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हेक्सागोनल हेड बोल्ट, स्क्वायर हेड बोल्ट ना, और इसमें नट्स के प्रकार भी है, स्क्वायर नट ना, प्लेट नट। तो इस तरीके से आपको सारे प्रकारों को एक बार पढ़ लेना, क्योंकि सभी के आधार पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन डेजिग्नेशन डज नॉट डोनेट द ग्रेड ऑफ फाइल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता। फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता ये पूछा है। तो फाइल के ग्रेड कौन कौन से होते हैं, रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल। तो यहाँ पे बास्टर्ड भी है, सेकंड कट भी है और स्मूथ भी है, लेकिन फर्स्ट कट जो है ये किसी फाइल के ग्रेड को बताता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा कि फर्स्ट कट जो है वो किसी भी फाइल का ग्रेड इंगित नहीं करता है, ग्रेड को नहीं दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड काय के आधार पे होते हैं आपको पता है, टीथ के आधार पे।
टीथ की संख्या कितनी है, प्रति इंच टीथ की जो संख्या होती है उसके आधार पर ग्रेड होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टीथ बड़े हैं तो प्रति इंच संख्या कम होगी, यहाँ पे उससे छोटे हैं तो प्रति इंच संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, यहाँ पे उससे और छोटे टीथ हैं तो यहाँ पे प्रति इंच उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और यहाँ पे टीथ और उससे छोटे हैं, यहाँ पे और उससे छोटे हैं, सबसे बारीक हैं। तो इस तरीके से जितने ज़्यादा टीथ होंगे उतनी उसकी प्रति इंच संख्या बढ़ जाएगी, जिसके आधार पर इसके ग्रेड बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग कितने प्रकार की होती है? तो आग 4 प्रकार की होती है, ABCD। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो सही हो जाएगा। अब आग क्या होती है? आग ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन तीनों को मिलकर आग बनती है। अगर ईंधन है तो ईंधन अकेला आग पैदा नहीं कर सकता, तापमान भी अकेला आग पैदा नहीं कर सकता, और ऑक्सीजन भी अकेला आग पैदा नहीं कर सकता। ये तीनों मिलेंगे तो ही आग उत्पन्न होगी। ईंधन है और तापमान है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो भी आग नहीं जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन आग जलने में सहायता करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, क्या आग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील फूड किस मटेरियल का बना होता है? विच मटेरियल इज स्टील फूड रूल मेड ऑफ? अब क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि स्टील फूड, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। क्योंकि स्टील फूड बोला है तो लकड़ी का तो हो नहीं सकता, कास्ट आयरन का भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो अब जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। अब हमें ये समझने की आवश्यकता है कि स्टील और स्टेनलेस स्टील में डिफरेंस क्या है। स्टील क्या होता है? जो आपके घर बनाने में सरिया वगैरह जो काम में आता है वो होता है स्टील, जबकि आपके घर के जो बर्तन होते हैं, जो चमकीले बर्तन होते हैं, जिन पे जंग नहीं लगता, चिकने होते हैं, वो होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले स्टेनलेस स्टील में 0.24% कार्बन और 12.8% क्रोमियम था। फिर 88% स्टील ऐसा है दुनिया में जिसे रिसाइकल किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है? जो हमारे बर्तन वगैरह बनाने में काम आता है, जिस पे जंग नहीं लगता। स्टील लोहे की तुलना में करीब 1000 गुना ज़्यादा मजबूत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग थिन पाइप? यानी कि पतले पाइप को काटने के लिए किस प्रकार की हेक्सा ब्लेड का उपयोग करेंगे, जिसकी पिच कितनी होगी? तो जो 0.8 mm की पिच वाली हेक्सा ब्लेड का हम उपयोग करेंगे पतले पाइप को काटने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इन मैंडेटरी इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कितने प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप सभी को पता है 80% अटेंडेंस जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी डिड नॉट वियर वाइल वर्किंग ऑन द मशीन? मशीन पर कार्य करते समय हमें क्या नहीं पहनना चाहिए? तो मशीन पर कार्य करते समय हमें ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और कसे कपड़े, ये गलत है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, बोथ ये गलत होगा, और नन ऑफ दिस ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तो लंबे बाल हमारे लंबे नहीं होने चाहिए जब हम मशीन पे काम कर रहे हैं। लंबे हों तो खुले ना हों। अगर बाल खुले होंगे तो मशीन में फंसने की पूरी संभावना होती है। लूज़ कपड़े, ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ढीले कपड़े आपने पहने हैं, कहीं उड़ के वो किसी मशीन के किसी भी पार्ट्स में उलझ सकते हैं, तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट की पूरी संभावना होती है। उसके बाद में ज्वेलरी, आभूषण, हाथ में कड़ा, गले में चेन वगैरह नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये सब भी मशीन में फंसने की पूरी संभावना होती है। इसके बाद में ये देखिए, लंबे बाल थे तो ये फंस गए। यहाँ पे एक दिया है कि लूज़ क्लॉथ्स आर लूज़ हेयर, मशीन इज़ वर्किंग, बीवेयर। अगर मशीन काम कर रही है और आपने ढीले कपड़े और लंबे बाल हैं आपके, तो आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच का एंगल कितना होता है? तो सेंटर पंच का एंगल से पहले हम ये जान लेते हैं कि पंच क्या होता है। तो पंच क्या होता है? पंच एक मार्किंग औजार है। पंच क्या है? मार्किंग औजार है, जिनका जो इस प्रकार है। पंच क्या होता है? एक मार्किंग औजार है
ये इसके प्रकार हैं: सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, होलो पंच, सॉलिड पंच, ड्रिफ्ट पंच, पिन पंच, लेटर पंच और ऑटोमेटिक पंच। तो जो पहले एक एक करके समझते हैं कि जो सेंटर पंच है, सेंटर पंच का क्या होता है। सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और यही हमारा क्वेश्चन है कि सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सेंटर पंच जब हम किसी धातु में ड्रिल करते हैं तो उस ड्रिल के लिए सेंटर बनाने के लिए काम में आता है, तो इससे सेंटर बन जाता है जहाँ पे हम आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। दूसरा होता है डॉट पंच। डॉट पंच किसी भी की गई मार्किंग को स्थायी रूप से करने के लिए, यानी स्थायी मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका एंगल होता है 60 डिग्री। इससे हम डॉट डॉट करके मार्किंग की गई मार्किंग को स्थायी मार्किंग में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है प्रिक पंच। प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है और इसका उपयोग किसी भी मुलायम धातु में होल करने के लिए तथा उस पर मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। होलो पंच। होलो पंच में होलो, जैसे इसका नाम है होलो यानी कि खोखला, तो ये खोखला होता है पंच, और इसके साइड में एक स्थान होता है यहाँ पर, जहाँ से जब हम किसी भी धातु चीज़ को काटते हैं तो उसकी जो चिप्स या उसका जो स्क्रैप निकलता है वो इस अलग से होल होता है, इस होल से निकल जाता है। तो ये होलो पंच का उपयोग चमड़ा वगैरह काटने के लिए काम में आता है, चमड़े में होल करने के लिए या मुलायम धातुओं में होल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सॉलिड पंच। सॉलिड पंच अलग अलग आकार के होते हैं, जैसे वर्गाकार, पंचभुजाकार, षडभुजाकार। इसका पॉइंट होता है, इसका उपयोग धातुओं में होल करने के लिए किया जाता है। ड्रिफ्ट का उपयोग किसी मशीन से किसी पिन वगैरह को अलग करने के लिए किया जाता है। पिन पंच का उपयोग भी जो पिन होती है, जो कीज़ के साथ में उपयोग की जाती है, उनको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेटर पंच का उपयोग धातु पर अक्षर या अंक लिखने के लिए किया जाता है। और ऑटोमेटिक पंच क्या होता है कि इसमें अंदर सिस्टम होता है, स्प्रिंग वगैरह लगी होती है कि जब हम इसको दबाते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक जो है ये पंचिंग कर देता है, इससे मार्किंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर का क्या प्रयोग है। अब स्ट्रेट पेन हैमर के प्रयोग को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेट पेन हैमर क्या होता है। तो स्ट्रेट पेन हैमर है ये वाला, यानी कि एक तरफ तो इसका फेस होता है, ये फेस है, और ये होता है पेन। ये पेन के आकार के आधार पे इनके नाम है, जैसे ये बॉल जैसा गोल पेन है तो यहाँ पे है बॉल पेन हैमर। ये क्रॉस पेन हैमर है। क्रॉस और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है कि जो हैंडल के साथ क्रॉस में है, यानी कि 90 डिग्री पे है, तो वो है क्रॉस पेन हैमर, और जो हैंडल के साथ सीधा उसकी सीध में है तो वो है स्ट्रेट पेन हैमर। तो यहाँ पे आप देखिए हैंडल के साथ सीध में है, यहाँ पे इस हैंडल के साथ सीध में है तो स्ट्रेट पेन हैमर हुआ, और ये क्रॉस में है इसलिए क्रॉस पेन हैमर हुआ। तो यहाँ पे पूछा है कि स्ट्रेट पेन हैमर का क्या प्रयोग होता है। तो चैनल ग्रूव बनाने में गहराई बनाई जाती है, शीट समतल की जाती है, और शीट समतल स्ट्रेट एंगल जो कोण है वो समतल किए जाते हैं। यहाँ पे गलत लिखा है हिंदी में, तो यहाँ पे कोण समतल किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा कि चैनल ग्रूव बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेनर इज़ यूज्ड टू लूज और टाइटन द नट बोल्ट्स व्हेन दे आर डीप। जहाँ नट बोल्ट गहराई में लगे हो तो उन्हें खोलने कसने के लिए किस प्रकार के स्पिनर का उपयोग किया जाता है। गहराई में लगे हो मतलब जहाँ पे हमारा फिक्स वाला स्पिनर, ये वाले स्पिनर नहीं पहुँच पाते, ये और ये ओपन एंडेड और फिक्स स्पिनर जो रिंग स्पिनर है वो नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ हमको खोलने के लिए किस प्रकार के स्पिनर का आवश्यकता होगी। तो वहाँ सॉकेट स्पिनर, रिंग स्पिनर, ओपन एंडेड स्पिनर या ट्यूबलर स्पिनर, तो वहाँ पे हम सॉकेट स्पिनर का उपयोग करेंगे। सॉकेट स्पिनर में हम सॉकेट लगा के एक्स्ट्रा जो ये जो टी होती है इसकी सहायता से हम उसको खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेंच।
रेंच किस धातु की बनी होती है? तो ये यहाँ आपके सामने बहुत सारे प्रकार के रेंच दिखाए गए हैं। ये रेंच मैंने आपको पहले भी क्लास में पढ़ाए थे। तो इनके आधार पर आप देख सकते हैं ये रेंच तो किस मटेरियल के बने होते हैं? कार्बन स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, क्रोमियम वेनेडियम स्टील या ऑल ऑफ दीज। तो रेंच जो है वो ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि सभी मटेरियल के बने होते हैं। कार्बन स्टील के भी होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के भी होते हैं, क्रोम वेनेडियम स्टील के भी होते हैं। तो ये इतने प्रकार के रेंच होते हैं, जैसे कि ये पहला ये है चेन रेंच, ये है सॉकेट रेंच, ये है एडजस्टेबल रेंच, ये है पैडल रेंच, ये है मंकी रेंच, ये है कॉम्बिनेशन रेंच, ये है टॉर्क रेंच, ये है आर्मर रेंच, ये है प्लायर रेंच, ये है टॉप रेंच। ये इस तरीके से इनके नाम है डॉग बोन रेंच और स्पड रेंच। तो ये बहुत सारे प्रकार के रेंच है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज़ स्नाइप। स्नाइप क्या है? तो स्नाइप लोहे काटने के औजार हैं, प्लास्टिक काटने का औजार हैं, लोहे की चादर काटने का औजार है, लकड़ी काटने का औजार है। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हमारा हो जाएगा कि ये जो है लोहे की चादर काटने का औजार है। इसकी सहायता से हम लोहे की चादर काट सकते हैं। ये आपने देखा होगा जो शीट मेटल वर्क का काम करते हैं उनके पास ये होती है। यहाँ पर ये काट के भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्ट्रेट और एक होती है बेंट टाइप स्नाइप, बेंट स्नाइप, और एक होती है स्ट्रेट स्नाइप। तो जो स्ट्रेट स्नाइप होती है उससे सीधे जब चादर काटी जाती है तो सीधे काटने के लिए हम स्ट्रेट स्नाइप का यूज़ करते हैं। और यदि हमको गोलाई में किसी चादर को काटना है तो हम बेंट टाइप स्नाइप का उपयोग करेंगे। ये एक रिवेट की सहायता से जुड़ी हुई रहती है और यहाँ पे इसके दो हैंडल होते हैं और आगे के हिस्से को हम ब्लेड बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए नट और बोल्ट वन फुल रोटेशन। नट और बोल्ट जब पूरी तरीके से घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो बोल्ट या नट को हम कसते हैं तो वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने को हम बोलेंगे लीड, तो वो उसको हमको लीड बोलेंगे। पिच भी हो सकता है पिच, लेकिन पिच क्या होता है? पिच किसी भी नट या बोल्ट के जो दो दांते होते हैं उनके बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि नट और बोल्ट द्वारा एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? तो उसको हम लीड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नट इज़ यूज्ड इन हेक्सा फ्रेम ब्लेड, यानी हेक्सा फ्रेम ब्लेड कौन से नट से कसी जाती है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कौन से नट से कसी जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो कसी जाती है वो विंग नट से कसी जाती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें विंग नट, इसका फोटो ये रहा विंग नट। दूसरा है स्क्वायर नट, ये तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही है इसका विंग नट। दूसरा स्क्वायर नट, ये है स्क्वायर नट, ये स्क्वायर यानी कि वर्गाकार आकार की नट है स्क्वायर नट। ये तीसरा है डॉम्ड नट, ये है डॉम्ड नट आपकी, डॉम्ड या कैप नट भी इसको बोलते हैं। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी आपको पढ़ना है। ये कैप नट या डॉम्ड नट है। ये है आपकी थंब नट, थंब का मतलब होता है अंगूठा, और ये विंग नट दिखाई गई है अलग अलग प्रकार की, इनको आप और देख सकते हैं। ये रही विंग नट और यहाँ पर यहाँ पे ब्लेड को कसा गया है कैसे? विंग नट की सहायता से, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ मैकेनिकल डीजल ट्रेड। मैकेनिकल डीजल ट्रेड, तो मैकेनिकल डीजल ट्रेड का प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? तो मैकेनिकल डीजल ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष भी होती है और 2 वर्ष भी होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट। अब हम अगले वीडियो में सेकंड पेपर करेंगे। थैंक यू।